दूरस्थ शिक्षा के एमए शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर मनीष भटनागर, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय लाडनू, आज आपको शिक्षण का व्यावसायिक रूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ज्ञान का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। और आज जब इस परिवर्तन के युग में लगातार नवीन तथ्य, नवीन जानकारियां हमारे सामने देखने को आ रही है, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षण के अंतर्गत जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको समाविष्ट करते हुए हम शिक्षण व्यवसाय में और शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन को स्वीकार करें और साथ ही शिक्षा एवं शिक्षण के विकास में, शिक्षकों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें। वैश्वीकरण के इस युग में जहां संपूर्ण विश्व में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा का क्षेत्र भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रह गया है। भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों से आप पूर्णतः परिचित हैं। तदनुसार ही शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण एवं बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो युग है जिसमें विश्व में दूरियां कम हो गई है और समस्त ज्ञान का आदान प्रदान त्वरित गति से हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, उस दशा में शिक्षकों का और हमारा योगदान किस प्रकार से परिवर्तनशील हो सकता है और इसे हमें किस प्रकार स्वीकार करना होगा। आज जब निजीकरण का दौर है, हम हर क्षेत्र में निजीकरण की बात कर रहे हैं। निजीकरण के इस दौर में शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है और इस व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी के प्रभाव से शिक्षकों का कार्य एवं उत्तरदायित्व भी परिवर्तित हुआ है और साथ ही शिक्षकों के व्यावसायिक संगठनों की भी स्पष्ट भूमिका दृष्टिगोचर होती है। तो जिस प्रकार इस निजीकरण के युग में और वैश्वीकरण के युग में शिक्षक अपनी नवीन भूमिकाओं को समझ सकें, उसके लिए शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका, शिक्षक संगठनों की भूमिका और शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित विद्यालयों की, महाविद्यालयों की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाती है। शिक्षकों के ऊर्ध्वाधर एवं लंबवत व्यावसायिक संगठन, इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनमें शिक्षक अपने अलग अलग विषयों के आधार पर और स्तरों के आधार पर कुछ संगठनों का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षक के संबंधित समस्त घटकों के विकास के लिए अपना योगदान प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। शिक्षकों के इन संगठनों ने अपने अपने स्तरों पर कार्यरत रहते हुए समन्वित रूप से शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक विकास, सेवा शर्तों में सुधार, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक समन्वय और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ रहे हैं। सभी व्यावसायिक संगठन कहीं न कहीं छोटे समूह के रूप में सक्रिय होकर संकीर्णता का भी परिचय देते रहे हैं। संकीर्णता से तात्पर्य वे छोटे व्यावसायिक संगठन के रूप में अपने सीमित दृष्टिकोण और सीमित दायरे में रहते हुए वैश्वीकरण के इस महत्वपूर्ण दौर में शिक्षण के और शिक्षा के नए आयामों को और घटकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अनायास ही उसका स्वभावतः विरोध कर रहे हैं। फिर भी इन संगठनों की अपनी अलग अलग भूमिका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों के व्यावसायिक संगठन समन्वित रूप से कार्य करते हुए विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम चाहे जैसी परिस्थिति में रहें, चाहे जैसी शिक्षण शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विद्यालयों की प्रक्रियाओं को अपनाएं, लेकिन हमें परिवर्तन को स्वीकार करते हुए निरंतर विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने ही होंगे।
शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं हम कई प्रकार से ले सकते हैं, जिसमें जी मिलरसन 1968 1968 में उन्होंने शिक्षण व्यवसाय की एक व्यवसाय के लिए रूप में निम्न विशेषताएं बताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार व्यवसाय में हम अपनी रोजी रोटी से संबंधित कुछ आजीविका से संबंधित कार्य करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के अंतर्गत भी शिक्षकों को अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा अपने उन्नयन का अवसर मिलता है। अतः इसे एक व्यवसाय के रूप में लेना ठीक प्रकार होगा। और जिस प्रकार व्यवसाय के वृद्धि के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, शिक्षकों को भी उसी प्रकार व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। व्यवसाय से तात्पर्य एक प्रकार से हमारा उत्पाद निर्माण से है, और हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों को उत्पाद के रूप में ले सकते हैं। उन्हें हम विकसित करने, सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त करने और व्यवहारगत परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, और साथ ही उनके विकास के लिए शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से एक निरंतर प्रयास स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। यह आवश्यक है कि इसके लिए योग्य शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में दक्ष शिक्षक अर्थात शिक्षक प्रशिक्षक उपलब्ध हों, जो भावी पीढ़ी में एक सकारात्मक सोच, सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय के साथ रख सकें और शिक्षण व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें। मिलरसन ने जो मुख्य विशेषताएं बताई थी, उसके आधार पर सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित कुशलताओं का प्रयोग प्रथम है। इसमें विद्यार्थी को शिक्षक अपने सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोगिक और व्यवहारिक रूप से दक्ष बनाने का प्रयास करता है। सेकंड, इन कुशलताओं में शिक्षा और परीक्षण, जो भी व्यवहारिक कुशलताएं शिक्षक अपने विद्यार्थियों में विकसित करने जा रहा है, उनके लिए उन कुशलताओं की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक यह प्रक्रिया एक समुचित रूप में दृष्टिगोचर नहीं होगी, तब तक हम पूर्ण रूप से शिक्षा की कुशलताओं को और विभिन्न विषयों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, उनकी कुशलताओं को शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में और समाज में निरूपित नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन कुशलताओं का परीक्षण भी आवश्यक है। परीक्षण इस दृष्टिकोण से आवश्यक होता है कि भविष्य में किस प्रकार हम इन कुशलताओं को आगे चलकर विकसित करने का प्रयास करेंगे, और इन कुशलताओं के माध्यम से विद्यार्थी समाज और संस्कृति में समन्वित रूप में किस प्रकार अपना योगदान प्रदान कर सकेंगे, इसकी जानकारी परीक्षण द्वारा ही मिल सकती है। अतः इन कुशलताओं में शिक्षा और परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। तृतीय, परीक्षाओं द्वारा प्रमाणित व्यवसाय के सदस्यों की योग्यता एवं क्षमताएं। हम यहां देखेंगे कि शिक्षण व्यवसाय के लिए हमने विभिन्न प्रकार के एक स्तर बना रखे हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षक पे कुछ अलग प्रकार से हम प्रशिक्षण करते हैं, और एसटीसी के माध्यम से उनको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण व्यवसाय की शिक्षा और कुशलताओं को प्रदान करने की दक्षता प्रदान की जाती है। वहीं बीएड या स्नातक किए हुए विद्यार्थी जो आते हैं, वो शिक्षक बनने के लिए बीएड पाठ्यक्रम करते हैं, और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हें माध्यमिक स्तर पर, मिडिल स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक, क्लास 6 to 10th तक के लिए अच्छे गुणों को, व्यवसायिक गुणों को, नैतिक प्रतिबद्धता को, चारित्रिक मूल्यों को और समाज के लिए उपयोगी विभिन्न मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास करवाए जाने लायक शिक्षक प्रदान करना आवश्यक होता है। अतः विविध परीक्षाओं द्वारा इन प्रमाणित व्यवसायों के सदस्यों की योग्यता और क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसके माध्यम से अच्छे शिक्षक हम प्रदान कर सकें, जो राष्ट्र के विकास में और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपना उच्च स्थान निर्धारित कर सकें और उच्च परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए समाज को तैयार कर सकें। अगला है एक आचार संहिता, जिसमें कि व्यवसायिक निष्ठा को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अगर हम शिक्षा को और शिक्षक के लिए शिक्षण व्यवसाय को
एक व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, तो शिक्षण व्यवसाय की कुछ नियमावली बनाई जाए जिसकी पालना प्रत्येक शिक्षक, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए किया जाना आवश्यक होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न निकायों द्वारा एक विस्तृत नियमावली दी गई है, जिसमें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न स्तर, माध्यमिक स्तरों के विद्यालयों के लिए, उनके शिक्षकों के नियंत्रण के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए और शिक्षा और शिक्षण व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में किए जाने वाले क्रियाकलापों के अंतर्गत विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए इसी प्रकार की नियमावली हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी जाती है, जिसकी पालना प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय विभाग को करना आवश्यक होता है। यूजीसी की गाइडलाइंस का भी पालन इसके अंतर्गत किया जाता है और कुल मिलाकर इन आचार संहिताओं का पालन यदि सही प्रकार से किया जाए और अक्षरशः इनकी पालना की जाए तो निसंकोच यह कहने में कोई संदेह नहीं होगा कि हम शिक्षा के माध्यम से एक समुचित रूप से प्रभावी और महत्वपूर्ण राष्ट्र के विकास में, हमारे लिए उपयोगी राष्ट्र के निर्माण के विकास में और विश्व के लिए सर्वोत्तम राष्ट्र के निर्माण के विकास में अपना योगदान महत्वपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकते हैं। ऐसी आचार संहिता जिसके माध्यम से शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठा और शिक्षकों के समर्पण को, जिससे कि वे विद्यार्थियों का समुचित विकास कर सकें, इस भावना को विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है एक ऐसी सेवा प्रदान करना जो जनहित में हो। शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह समाज का और समाज के माध्यम से पूरे राष्ट्र का और राष्ट्र में निवास करने वाली पूरी जनता की भावना का ध्यान रखे। एक सामान्य उदाहरण सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है। इसको आप शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को दे सकते हैं और विद्यार्थी अपने माता पिता, अभिभावकों और समाज में अपने साथियों और जिन व्यक्तियों से संपर्क में आता है उनको प्रेरित कर सकता है कि वो कहीं भी अगर सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग होते हुए देखे तो उसका विरोध करे और उसकी सुरक्षा के लिए समस्त नागरिकों को प्रेरित करे। इस प्रकार हम राष्ट्रीय संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका एक बचाव कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक काम में ले सकते हैं और इस माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो विषय के अंतर्गत हमें विभिन्न ऐसे संपत्तियों को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को कुछ ऐसी भावनाओं को भर सकें जिससे वे प्रेरित हों और जनहित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर सकें और विश्व बंधुत्व की भावना को पूरे समाज में फैलाने के लिए अग्रसर हो सकें। अगला पॉइंट है एक ऐसा व्यवसायिक संगठन जो सदस्यों को संगठित करता हो। शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा व्यवसायिक संगठन होना चाहिए जिसके अंतर्गत सभी शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और क्रियात्मक रूप से अपने आप को उस संगठन का सदस्य बताते हुए संगठन के विकास एवं संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। क्योंकि प्रत्येक शिक्षक इस व्यवसायिक संगठन का भाग होगा तो वह संगठन के हित में सोचेगा और किसी भी संगठन का हित उसके व्यक्तियों के हित से जुड़ा होता है। अतः यदि संगठन शिक्षकों के हित का ध्यान रखेगा तभी उस संगठन का विकास संभव होगा। तो एक दूसरे के पूरक रूप में शिक्षक और शिक्षकों से जुड़े व्यवसायिक संगठन सदस्यों को संगठित करते हुए समस्त रूप से शिक्षकों के विकास के लिए और विद्यालयों के विकास के लिए प्रेरित हों और समुचित अवसर प्रदान करें, जिससे समस्त समाज एवं राष्ट्र एक विकसित रूप में एक दूरदृष्टिपूर्ण तरीके से आगे विकास की ओर अग्रसर हो सके। भारत में शाला शिक्षण का व्यवसाय, हमारे देश भारत के शाला शिक्षकों का काम या धंधा एक व्यवसाय की इन आवश्यक कसौटियों या शर्तों को पूरा करता है। पिछली आधी सदी से इस विवादास्पद विषय शिक्षा के बारे में भारत में तनाव और बहुत वाद विवाद होता रहा है, क्योंकि शिक्षकों का व्यवसाय या रूप ऐसा है। वैदिक कालीन सभ्यता में हम शिक्षक को
एक तरह से गांव के बाहर अलग आश्रम व्यवस्था में रखते थे, और शिक्षक अपने शिक्षकों को जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते थे अपने पास पुत्रवत रखते हुए स्नेहपूर्ण तरीके से उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता था, और विद्यार्थी भी गुरु को पिता तुल्य मानते हुए, गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम के नियमों की पालना करते थे, और एक योग्य व्यक्तित्व के रूप में अपने विद्याध्ययन काल को पूर्ण करते हुए समाज में आते थे, और पूर्ण विकसित नागरिक के रूप में समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जबकि वर्तमान में हम देखें तो स्थिति में एक परिवर्तित रूप सामने आया है। शिक्षकों के मान सम्मान में निरंतर एक कमी, हास दृष्टिगोचर हो रहा है। निजी विद्यालयों में आज आपको 800 रुपए से 3000 रुपए प्रति माह तक कार्य करते हुए शिक्षक मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से हम समाज के भावी नागरिकों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बेचारे खुद अपना जीवन ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं, वो समाज या राष्ट्र के हित की बात कैसे सोचेंगे। इस दृष्टि से हमको शिक्षा व्यवसाय में संलग्न विविध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के और शाला के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी सोच उत्पन्न करने की आवश्यकता है। एक व्यवसाय की कसौटियों पर हम भारत में शाला शिक्षकों के व्यावसायिक रूप का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के गुण एक शिक्षक में होने चाहिए, जो शिक्षण व्यवसाय के माध्यम से शालाओं में, विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रहते हुए शिक्षा के स्तर को उठा सके और अपने विद्यार्थियों के स्तर को उठा सके और राष्ट्र के स्तर को उठा सके। क्योंकि जिस प्रकार के विद्यालय हम राष्ट्र में निर्मित करते हैं, जिस प्रकार के शिक्षकों को हम अपने विद्यालयों में आयोजित करते हैं, उसी के आधार पर उस विद्यालय एवं विद्यार्थियों के स्तर का आकलन हो जाता है। क्योंकि शिक्षक ही एकमात्र वह माध्यम है जो विद्यार्थियों को अपने से उच्च स्तर पर आगे प्रशिक्षित करने की प्रेरणा दे सकता है, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकता है और अपने से आगे जाने की प्रेरणा दे सकता है। ये कहावत भी है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मतलब विद्यार्थी जो है वो एक तरह से पूरी तरह से रिफाइन हो जाता है, विद्यार्थी का परिमार्जन हो जाता है, परिशोधन हो जाता है और उसका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, जिसके माध्यम से वह स्वयं को एक निखरे हुए और विस्तृत व्यावसायिक स्वरूप के रूप में दृष्टिगत रखते हुए समाज और राष्ट्र और विश्व के हित में अपना योगदान प्रेषित करने के लिए योग्य नागरिक के रूप में स्वयं को स्थापित करता है। शिक्षक का प्रमुख गुण विशेष ज्ञान है। एक शिक्षक बनने के लिए निसंदेह हमें एक या अधिक विषयों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ कम से कम 12वीं कक्षा पास व्यक्ति ही वर्तमान में प्राथमिक शाला के शिक्षक बन पाते हैं। आशा की जाती है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति होने के पश्चात भी वे अपने विषय के ज्ञान को नित नया और आधुनिक बनाए रखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर विषय में नए नए नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, नवीन विधियां सामने आ रही है, नवीन तकनीकी सामने आ रही है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से अपने शिक्षकों को नवीन तरीकों से विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए प्रेरित करने के लिए आगे उत्प्रेरणा दे सकते हैं और शिक्षकों का विकास कर सकते हैं। तो यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक स्वयं निरंतर एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं को अग्रसर करें और अपना विकास करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का विकास करें, अपने विद्यालयों का विकास करें और समूचे राष्ट्र का विकास करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित हों। आशा की जाती है कि शिक्षक नियुक्त होने के पश्चात भी अपने विषय के ज्ञान को नित नया और आधुनिक बनाए रखेंगे। शिक्षक जब अपने आप को नए तरीके से विकसित करने का प्रयास करेगा, तभी समाज और विद्यालय को हम एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति करने में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है। यहाँ यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो शिक्षक के व्यवसाय के रूप में कसौटियों को प्रेरित करता है। हम देख सकते हैं कि जो शिक्षक अपनी नियुक्ति ही पैसे के माध्यम से, येन केन प्रकरण, अपने संपर्कों के माध्यम से, अपने माता पिता या समाज के व्यक्तियों के उच्च प्रभाव के माध्यम से या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से करवाता है, वह कैसे समाज में
आगे चलकर एक श्रेष्ठ शिक्षक होने का योगदान प्रदान कर सकेगा। आज वर्तमान में स्थिति बड़ी विकट है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति आप सामने रख सकते हैं, मैनेजमेंट या प्रबंधन व्यवसाय के संबंधित कॉलेजों की स्थिति आप सामने रख सकते हैं, जहां विद्यार्थी पैसा खर्च करके 1 लाख से 20 लाख रुपए तक खर्च करके विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश लेता है और ऐसे में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके निकलता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य उस पैसे को वापस ब्याज सहित निकालना, अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक को पैसा चुकाना या अभिभावकों को उस पैसे को पुनः प्रदान करने का रहता है, और वो पूर्ण रूप से आर्थिक दृष्टि से स्वयं को सक्षम बनाने के लिए येन केन प्रकरण प्रयास करता है, और कहीं न कहीं इससे समाज के और विभिन्न व्यक्तियों के जो उसके संपर्क में आते हैं उनका शोषण करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है, और यह समाज के लिए अत्यंत घातक प्रवृत्ति है। पंजाब और हरियाणा में हाल ही में शिक्षा के क्षेत्रों में जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जो अपॉइंटमेंट किए गए थे उनमें राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन स्पष्ट रूप से सामने आया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा उन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई है तथा जो व्यक्ति इनमें संलग्न किए गए हैं रहे थे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई तक की गई है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करें, जिसके माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकें। बहुत ही कम प्रतिशत शिक्षक नियुक्त हो जाने के बाद अपने विषयों में अपना ज्ञान बढ़ाने एवं उसे नवीनीकृत करने का प्रयास करते हैं। चिंतन के स्तर पर ज्ञान हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है। हम आज देखें तो ज्ञान का स्थानांतरण हम अपने ज्ञान के स्तर पर करते हैं। विद्यार्थी को उस चीज का ज्ञान है, लेकिन उसका सही और समुचित प्रयोग कब और कैसे करना है, इस स्थिति के बारे में शिक्षक कदापि विद्यार्थी को तैयार नहीं कर पाता है, और इसका परिणाम कहीं न कहीं भविष्य में जाने के बाद शिक्षक को, विद्यार्थी को और समाज को भोगना ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि ज्ञान का स्थानांतरण चिंतन स्तर पर किया जाए, जिसके माध्यम से विद्यार्थी सही स्थितियों का निर्धारण करते हुए स्वहित, राष्ट्रहित, समाज हित, विश्व हित को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं अपना विकास कर सके और साथ ही अपने साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास कर सके। इसी दृष्टिकोण से सांप्रदायिक सद्भाव की भावना का भी विकास हम विद्यार्थियों में कर सकते हैं तथा समुचित राष्ट्र में भारत राष्ट्र की एक नागरिकता, भारतीयता की भावना को पनपाते हुए अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही कम, लगभग 99% शाला शिक्षक अपने विषयों की पत्र पत्रिकाओं और नवीन पुस्तकों को पढ़ना जरूरी समझते हैं। ऐसा करने के लिए उचित संसाधन उन्हें उपलब्ध होते हैं। कुछ शिक्षकों को उचित संसाधन उपलब्ध भी नहीं हो पाते। आज स्थिति यह है कि अधिकतर प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के पास आधुनिक तकनीकी का कोई सामान नहीं पाया जाता है। वे स्वयं अपना विकास नहीं करते हैं, स्वयं उन चीजों से परिचित नहीं है। उनको अपने समाज में आने वाली नवीन खोजों, नवीन विधियों, नवीन जानकारियों से कोई लेना देना नहीं रहता। मात्र यंत्रवत वे अपना कक्षा शिक्षण का कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से वे स्वयं को एक कूप मेंढक की तरह जो ज्ञान उन्होंने पूर्व में अर्जित कर रखा है उसी में बांधने का प्रयास करते हैं, और यह स्थिति न सिर्फ शिक्षक वरन विद्यार्थी एवं समाज के लिए भी घातक सिद्ध होती है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक अपने ज्ञान का अपडेशन करे, उस ज्ञान को विकसित करे और साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने विषय की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के हित में विद्यार्थियों को कुछ देने का प्रयास करे। शिक्षक को यह सोचना चाहिए कि नवीन जानकारी प्राप्त करने से उसके खुद के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसके खुद के चिंतन स्तर में वृद्धि हो रही है और वह स्वयं को क्रियाशील बनाए रख पा रहा है और नवीनता के साथ स्वयं को समायोजित कर पा रहा है। इसी से शिक्षण व्यवसाय का भी हित निहित होगा और शिक्षक का भी हित इसी में जुड़ा हुआ है। अपनी कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पूरा कराने के बोझ से और प्राइवेट ट्यूशन की लत पड़ जाने के फलस्वरूप हजारों लाखों शाला शिक्षकों ने अपने विषयों में अपना ज्ञान बढ़ाना लगभग बंद कर दिया है। पासबुक एवं कुंजियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग बढ़ा है। यहाँ यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है
कि विभिन्न विद्यालय शिक्षकों को विद्यालय स्वयं अन्य तरीकों से, गलत तरीकों से पैसा अर्जन करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं विद्यालय विद्यार्थियों को अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं। कारण यह है कि शिक्षकों को उनका उचित मान सम्मान और वेतन नहीं मिलता है, और विद्यालय शिक्षकों को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आपको न्यून वेतन इतना दे रहे हैं, आपका इसमें गुजारा नहीं हो सकता है, आप जैसे चाहे विद्यार्थियों को पढ़ाएं, आप उनको घर पे ट्यूशन के लिए प्रेरित करें, और ट्यूशन के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने और अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अच्छा परिणाम देने के लिए आप प्रेरित करें। परिणाम यह होता है कि शिक्षक का मुख्य ध्यान ज्ञान के स्थानांतरण, विषय ज्ञान के अर्जन के स्थान पर ट्यूशन द्वारा अधिकतम पैसा कमाने में लग जाता है, और वह जो पैसा उसे विद्यालय को प्रदान करना था नहीं मिल पाने के कारण बच्चों के और अभिभावकों के माध्यम से गलत एवं भ्रष्ट तरीके से पैसा अर्जित करने में लग जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को न तो वह पूरा ज्ञान दे पाता है और न ही देना चाहता है। उसका मुख्य मकसद रहता है कि येन केन प्रकरण विद्यार्थी अधिकतम समय तक उसके पास आकर पैसा प्रदान करता रहे, और शिक्षक अपने स्वहित को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों का, अभिभावकों का शोषण करता है, और समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण घटक बनने के स्थान पर एक बाधक तत्व के रूप में सामने आता है। कुंजी एवं पासबुकों ने भी शिक्षा व्यवस्था को चिंतन स्तर पर पहुंचाने में एक विरोधाभास प्रकट किया है और बाधक तत्व के रूप में सामने आए हैं। विद्यार्थी साल भर नियमित अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि मात्र कुछ प्रश्न उनको मिल जाएं, जिसके माध्यम से वे सरलतम रूप में साल भर का पाठ्यक्रम में उसे 1 या 2 दिन में अपने नॉवल की तरह, उपन्यास की तरह पढ़ लें और उस परीक्षा को येन केन प्रकरण उत्तीर्ण कर लें। कुछ हमारी पॉलिसीज भी ऐसी आई हैं जिनमें विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करने पर रोक लगाई है। हालांकि उसकी सोच कुछ अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष में जिस प्रकार शिक्षा के स्तर में एक गिरावट देखी जा रही है, निश्चित रूप से हमको विद्यार्थियों के स्तर को सुधारना होगा, और उसके लिए इन कुंजियों और पासबुकों के द्वारा विद्यार्थियों के अध्ययन या शिक्षकों के अध्ययन पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण। भारत में अब तक सभी स्तर के शाला शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करना आवश्यक कर दिया है, जो विविध स्तरानुसार है। पहले यह देखा जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में अपनी नियुक्ति नहीं मिली है या वो स्वयं को अक्षम पा रहा है, तो उसको शिक्षण व्यवसाय में ला दिया जाता था। कालांतर में निजीकरण का एक दुष्प्रभाव भी यही हुआ कि जिन अभिभावकों के पास पैसा था, जो समाज के वर्ग सक्षम थे, उन्होंने स्वयं के अपने विद्यालय खोल लिए और उनमें अपने परिजनों और अपने जानकार व्यक्ति को नियुक्ति दे दी। वे वहां पे प्राचार्य और डायरेक्टर जैसे पदों को सुशोभित करने लगे, और शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण मकसद जो था कि समाज की और राष्ट्र की विकास के करते हुए एक विश्व के निर्माण में, संपूर्ण समुचित निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सके, वो भटक कर उनका व्यक्तिगत विकास और समाज का विकास रह गया। स्थितियां कई जगह इतनी विकट हो गई कि वे येन केन प्रकरण अपने विद्यार्थियों का और अभिभावकों का शोषण करने के केंद्र बन गए हैं, और वर्तमान में भी ऐसे विद्यालय आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, जिनका एकमात्र मकसद स्वयं किसी भी तरीके से अपने आप को सक्षम बनाना, सुदृढ़ बनाना, आर्थिक दृष्टि से अपने आप को बहुत आगे उच्च स्तर पर पहुंचाना तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों का पूर्ण रूप से शोषण करना ही रह गया है। ऐसी संस्थाएं न सिर्फ समाज के लिए वरन समूचे राष्ट्र के लिए घातक है। जब इस ओर दृष्टि गई तो हमारे यहाँ पे कुछ पाठ्यक्रम ऐसे लागू कर दिए गए जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से एक प्रशिक्षित शिक्षक को ही शिक्षण व्यवसाय में संलग्न कर सकें। नर्सरी स्तर के शिक्षकों के लिए नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स, जो आप कक्षा 1 टू 2 या उससे पहले की जो प्री प्राइमरी और प्रेप कक्षाएं होती है, उसके लिए एनटीटी कोर्स चलाया जाता है, जिसके माध्यम से हम शिक्षा के अंदर जो प्रविष्ट करने वाले बालक हैं या जो जस्ट अपना बचपन पूरा करके और कुछ विद्यालय में आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए एनटीटी कोर्स होता है, ताकि वे अपना उठना बैठना, चलना, आचार व्यवहार की बातें, भाषा का सामान्य जानकारी और अपने साथियों से, शिक्षकों से सामंजस्य स्थापित करना, विद्यालय के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना, खेलकूद के माध्यम से शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्त करना आदि के तथ्यों का ज्ञान
इन नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स के शिक्षकों को और उनके विद्यार्थियों को होना आवश्यक होता है। द्वितीय स्तर प्राथमिक शिक्षकों के लिए एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, इसको अलग अलग जगह अलग अलग कोर्स के नाम से भी जानते हैं, कई जगह स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, जो कक्षा फर्स्ट से कक्षा 5th तक, पहली से 5वीं कक्षा के लिए अपने शिक्षकों को तैयार करने का कार्य करता है। इसमें मुख्यतः हम कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थी जो 6 से 11 साल की उम्र के लगभग होते हैं, उनका एक विकासात्मक दृष्टिकोण, उनकी आयु के अनुसार, उनके ज्ञान एवं समझ के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुरूप देखने का और उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को विकसित करने के लिए उचित शिक्षकों को विकास कर सकें, उनको उसी के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान, विषयों का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एवं आधुनिक तकनीकी और विद्यालय संगठनों का ज्ञान हम इन एसटीसी व ईटीई एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। इसका तृतीय स्तर है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बीएड का पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो मुख्य रूप से हम देखें तो कक्षा 6 से 10वीं क्लास के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम जो विद्यार्थी कक्षा 6 में प्रवेश ले रहे हैं और कक्षा 10 तक या 12वीं तक पढ़ेंगे, उन के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षकों को विशेष ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मूल भावना इसमें यह नहीं थे कि हम शिक्षकों को सभी प्रकार से ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकें जिसके माध्यम से वह नवीनतम ज्ञान, तकनीकी और दक्षताओं को समाविष्ट कर सके, और इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अपना स्नातक स्तरीय कोर्स चलाते हैं जिसमें बीएड की डिग्री प्रदान की जाती है, और ऐसे भावी शिक्षकों का निर्माण करते हैं जो इस बैचलर ऑफ एजुकेशन स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम को डिग्री उपाधि प्रदान करते हुए भविष्य में योग्य शिक्षकों को प्रदान करने का कार्य करती है। इसके साथ ही एक शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए डीपी एड कोर्स भी चलता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए उपाधि। इसमें विभिन्न खेलों, योगा आदि से संबंधित जानकारियां उन शारीरिक शिक्षकों को प्रदान की जाती है जो विद्यार्थियों को गेम्स पीरियड में अपना योगदान देते हैं और उनके शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से विविध आयोजन करते हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक पीटीआई की भी नियुक्ति की जाती है और जिसके लिए योग्यता बीपीएड कोर्स किया जाना अनिवार्य होता है। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षक और साथ सामान होने की व्यवस्था रखी गई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नए नए संप्रत्ययों, विचारों, प्रसंगों को लाने का प्रयास किया जाता है। यह माना जा रहा है कि आजकल के शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स पहले से बहुत अधिक उन्नत और आधुनिक हैं। एनसीटीई केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो भारत में समस्त प्रकार की शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण हो रहे हैं उनकी गतिविधियों, उनके पाठ्यक्रमों, उनकी आयोजनाओं, उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण रखने का प्रयास करती है, और इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा पक्ष बहुत असंतोषजनक है। एक पक्ष और है जो नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रेषित करता है, लेकिन इसको देखे बिना, इसमें सुधार किए बिना हम शिक्षक प्रशिक्षण की एक आदर्श स्थिति की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की मांग बढ़ने के फलस्वरूप सैकड़ों निजी संस्थाओं व अंगूठा छाप निजी उद्यमों तथा सक्षम लोगों ने, आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों ने बीएड कॉलेज खोल लिए हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री प्रदान करते हैं, और ऐसे बहुत से कॉलेज वर्तमान में भी खुलते जा रहे हैं। उनमें से अधिकांश में आवश्यक साज सामान का अभाव होता है, सुयोग्य एवं पूरी संख्या में प्रशिक्षक नहीं होते हैं, उनको बहुत कम वेतनमान दिया जाता है और परीक्षा में विद्यार्थियों को गलत तरीके से पास कराया जाता है। जो बीएड कॉलेज में विद्यार्थी हैं उनको भी गलत तरीके से पास करा रहे हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी जब शिक्षक बनते हैं तो वो आगे चलकर अपने विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों को
गलत तरीके से पास कराने की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि शिक्षा के स्तर में एक गिरावट निश्चित तौर पर हमको देखने में आ रही है। यहाँ यह तथ्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जो एनसीटी ही है, वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जो महाविद्यालय चल रहे हैं उनको मान्यता देने का कार्य करती है। और इस कार्य में कहीं न कहीं भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है, जिसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में विस्तार से करेंगे। ऐसे अधकचरे, भ्रष्टाचार, अकुशलता के माहौल में आज 21वीं शताब्दी के सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुनः यहाँ पे भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके माध्यम से ये प्रशिक्षण संस्थाएं पैसा देकर या अपने राजनीतिक प्रभाव से येन कैन प्रकरण मान्यता हासिल कर लेते हैं। और इन महाविद्यालयों में शिक्षक न तो संख्यात्मक रूप में पूरे होते हैं, न ही शिक्षकों का कोई गुणात्मक स्तर होता है। और ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से एनसीटीई के नियमों की खुली रूप से एक माहौल बना दिया जाता है, उनकी पालना नहीं की जाती है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रदान करना था, वो नहीं दे पा रहे हैं और शिक्षा के स्तर में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। इनसे निकलने वाले विद्यार्थी कैसे सुयोग्य बनेंगे, कैसे सुयोग्य शिक्षक बनेंगे और उनका शिक्षण स्तर कैसा होगा, उनका अपने शिक्षक कार्य की जानकारी, कैसी जानकारी और उसके प्रति उनकी निष्ठा कैसी होगी, यह बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जो व्यक्ति बिना ठीक प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ऐसे महाविद्यालयों से शिक्षक बन के निकला है और यदि किसी संस्था में अपॉइंट हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, तो जब तक वह किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करता रहेगा, तब तक वह उस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का और समाज का अहित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, जिससे शिक्षक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। ऐसी संस्थाओं के कारण ही शिक्षक प्रशिक्षण का स्तर बहुत ही गिर गया है और उनमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार और मानव मूल्यों का स्पष्टतया पतन दिखाई देता है। येन कैन प्रकरण प्रशिक्षणार्थियों को धोखा देकर संचालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि एनसीटीई व कई उत्तम शिक्षक प्रशिक्षकों व शिक्षा शास्त्रियों एवं लेखकों का यह प्रयास है कि शाला शिक्षकों का कार्य एक विकसित व्यवसाय बन जाए, लेकिन उपरोक्त वर्णित भ्रष्टाचार और घोर अव्यवस्थाओं के फलस्वरूप ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है कि शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ईमानदारी एवं कुशलता से नहीं किया जा रहा है, जितना होना अत्यंत आवश्यक है। अतः अब यह कहना कठिन है कि सभी प्रशिक्षित शिक्षक निश्चित रूप से सुयोग्य हैं और उनको भली भांति शिक्षण करना आता है और उन्हें नई शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने में पूर्ण कुशलता है। ऐसी स्थिति में शाला शिक्षक कार्य अभी तक सही अर्थ में पूर्ण व्यवसाय कहलाने की स्थिति में नहीं आया है।